नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जनवरी सन 2025। अष्टमी तिथि आज दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 3 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन, तय हुई समय सीमा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों पर सरकार का नया फरमान जारी, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई जारी, मिलेंगे कई फायदे। हरियाणा में 2 दिन ऑनलाइन सरकारी सेवाएं रहेंगी बंद, पोर्टल को किया जाएगा अपग्रेड, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता का नाम होगा तय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए संकेत। हरियाणा के रोहतक जिले के लिए खुशखबरी, गणतंत्र दिवस पर मिलेगी एक खास सौगात। सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया खुलासा, रॉकी मित्तल का दावा, उनके पास महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को देंगे। सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट आज रात 11:30 बजे जारी होगा। AI फीचर्स के साथ S25 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी। TVS ने दुनिया का पहला CNG स्कूटर पेश किया। जुपिटर CNG 125cc स्कूटर 1 किलो गैस में 84 किलोमीटर चलेगी। टॉप स्पीड 80.5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अब मात्र 20 रुपए में रहेगी आपकी सिम एक्टिव। ट्राई का नया नियम 23 जनवरी से होगा हर कंपनी पर लागू। अमेरिका से 18,000 भारतीय निकाले जाएंगे। ये अवैध प्रवासी, इनके पास दस्तावेज नहीं, भारत सरकार वापसी में करेगी मदद, बताएंगे पूरी खबर। और नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 साल पुराना जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों की एंट्री होगी बंद, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 21 जनवरी रात से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया था। दिन में तेज धूप निकली, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती हुई नजर आई। अगर मौसम बदलता है तो तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 जनवरी को रात से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं पर धुंध छाने के भी आसार जताए गए हैं, जिसके कारण रात में ठंड बढ़ सकती है। 2 दिन बारिश का मौसम रहेगा। 23 जनवरी के बाद से फिर से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हरियाणा में पहला पश्चिमी विक्षोभ 5 जनवरी, दूसरा 11 जनवरी और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 15 जनवरी को एक्टिव हुआ था, जिसके कारण राज्य में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिली थी। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश देखने को भी मिली थी। अब 22 और 23 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते राज्य में बारिश और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को अधिक आसान और तेज बनाने के लिए एक जरूरी और बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को अस्थायी या फिर नए बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सरकार ने अब ऐसा प्रावधान किया है कि ये सभी सेवाएं तय समय सीमा के अंदर पूरी हो पाएं, जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानी न उठानी पड़े। इस बारे में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यदि निर्धारित टाइम इंटरवल के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और टाइम बाउंड बनाना है। जारी अधिसूचना के अनुसार बता दें कि कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी LT उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या फिर अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समय सीमा तय कर दी गई है। महानगरीय क्षेत्रों में इसे 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद यह समय सीमा लागू मानी जाएगी। इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के जल्द बिजली कनेक्शन मिल पाएगा।
76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर लगातार चौथी बार हरियाणा की झांकी देखने को मिलेगी। झांकी में इस बार हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लैपटॉप पर काम करते हरियाणवी ताऊ और आधुनिक विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं पैरालंपिक में झंडा बुलंद करने वाले 5 पैरालंपिक खिलाड़ी पहली बार झांकी में लाइव दिखेंगे। हरियाणा के सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग की ओर से झांकी को अंतिम रूप दे दिया गया है। झांकी की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते दिखाई देंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर का दृश्य भी दिखाई देगा। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया था। उसके पिछले हिस्से में विकास और शिल्प की हरियाणवी बैलगाड़ी दिखेगी, जिसमें हरियाणा के शिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें सरकंडा शिल्प, चमड़े की जूतियां, पंजा दरी, चौप, बाग, फुलकारी, रेवाड़ी के पीतल बर्तन, सुराही व मिट्टी के बर्तनों की झलक देखने को मिलेगी। झांकी के मध्य भाग में लैपटॉप पर काम करते हुए एक ताऊ दिखेंगे। यह दृश्य बताएगा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा ने कितनी तरक्की की है। झांकी के आखिरी हिस्से में गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें दिखेंगी, जिस पर 5 पैरालंपिक खिलाड़ी होंगे। गुरुग्राम सार्वजनिक व निजी भागीदारी का शहरीकरण का अनूठा मॉडल है। बता दें कि साल 2024 में मेरा परिवार मेरी पहचान की थीम पर झांकी देखने को मिली थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़े विकास कामों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के युवाओं को बागवानी की आधुनिक शिक्षा और शोध के बेहतरीन अवसर देने के लिए नारायणगढ़ में एक नया बागवानी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यह महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से संबंध होगा। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लगभग 45 गाँव में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण हो चुका है। जल्द ही बाकी के गाँव में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बड़ागांव स्टेडियम में हॉकी स्कोर्ट और हाई मास्क लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि खिलाड़ी रात में भी अभ्यास कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायण तालाब के जीर्णोद्धार की योजना की घोषणा भी की है। उन्होंने पतरेडी से शहजादपुर नारायणगढ़ सड़क को 4 लेन का बनाने के अलावा नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का ऐलान कर चुकी है। वर्तमान मिल को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाए या फिर एक नई सहकारी मिल का निर्माण किया जाए, इसका निर्णय लिया जाएगा। नारायणगढ़ और उसके आसपास के किसानों को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। फरवरी के अंत में शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र विपक्ष के नेता के साथ आयोजित होने की पूरी संभावना है। भाजपा सरकार का गठन हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने विपक्षी नेता का चयन नहीं कर पाई है। पार्टी के शीर्ष नेता इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। 8 फरवरी को चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के नेता हरियाणा की राजनीति पर ध्यान देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस के संगठन के सक्रिय होने और विपक्ष के नेता के चयन के संकेत दिए हैं। हालांकि खुद हुड्डा को विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बता दें कि पिछले भाजपा शासन में भी हुड्डा ही विपक्ष के नेता थे। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी से परेशान पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हरियाणा कांग्रेस को फिलहाल अपने हाल पर छोड़ दिया है। चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के बीच विवाद चल रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच भी अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। वहीं दिल्ली चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें बजट सत्र की तिथि घोषित की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 14 फरवरी से हरियाणा विधानसभा बजट सत्र शुरू हो सकता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोहतक जिले के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग की ओर से इस दिन जिले के लोगों को 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। इन बसों का संचालन रोहतक डिपो से किया जाएगा, जिसके लिए रोडवेज विभाग ने स्टाफ की नियुक्ति के जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदूषित रहित इन इलेक्ट्रिक बसों को पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया गया है, ताकि गर्मी के मौसम में यात्रियों को परेशानी न हो। इन बसों में आगे और पीछे स्थापित डिस्प्ले पर यात्रियों को उनके स्टैंड का पता चलेगा। साथ ही बस रूट पर कौन कौन से बस स्टैंड पर ठहराव करने वाली है, इनकी जानकारी भी मिलेंगी। 46 सीटर ये इलेक्ट्रिक बसें जीपीएस फीचर से लैस होंगी। लो फ्लोर इन बसों में यात्रियों को चढ़ने व उतरने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इन इलेक्ट्रिक बसों में न्यूनतम किराया 10 रुपए रहेगा। दूरी किलोमीटर के हिसाब से किराए के 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए के स्लैब बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर इन बसों को रूट पर उतार दिया जाएगा। इस दिन यात्रियों के लिए फ्री सफर रहेगा। इलेक्ट्रिक बसें रोहतक बस स्टैंड से पीजीआई वाया शीला बाईपास, रिवाज होटल, रिलायंस मार्ट, स्वामी नित्यानंद पब्लिक स्कूल, जाट भवन, सेक्टर 1 मेन रोड, राजीव चौक, दिल्ली बाईपास, एमडीयू गेट नंबर 2, सेक्टर 14, जाट कॉलेज, सीआर पॉलिटेक्निक, पावर हाउस, पीजीआई मोड़ होते हुए मेडिकल इमरजेंसी तक हर 15 मिनट के अंतराल में ये बसें चलेंगी और वापस इसी रास्ते बस स्टैंड की तरफ लौटेंगी।
हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बड़ौली और रॉकी मित्तल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब रॉकी मित्तल भी मीडिया के सामने आए हैं। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने दावा किया है कि यह मामला केवल ब्लैकमेलिंग का है। इसको साबित करने के लिए उनके पास शिकायतकर्ता महिला की 8 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वह इसे जांच अधिकारी को सौंपने को तैयार है। इनको सुनने से पता लग जाएगा कि महिला की मंशा क्या है। शिकायतकर्ता महिला के सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने के बाद रॉकी मित्तल मीडिया के सामने आए हैं। मित्तल का कहना है कि सितंबर 2024 में शिकायतकर्ता महिला और उसकी एक अन्य महिला मित्र पंचकुला में उनके घर पर आई थी। मित्तल का आरोप है कि महिला ने सीधे तौर पर कहा था कि उसके बड़ौली के साथ बैठक कराओ। उनके पास महिला की ऐसे 8 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिससे पता लग जाएगा कि महिला की मंशा क्या है। उन्होंने आरोप लगाया महिला केवल ब्लैकमेलिंग के लिए ऐसा कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले में सोनीपत के ही एक भाजपा नेता शामिल है, जो मोहनलाल बड़ौली को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से हटवाना चाहते हैं। हरियाणा में 25 और 26 जनवरी को सभी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य डाटा सेंटर की ओर से विभिन्न सरकारी पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा और इसके चलते 25 और 26 जनवरी को ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। दादरी उपायुक्त मुनीष शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में IT के बुनियादी ढांचे के तहत हरियाणा राज्य डाटा सेंटर की ओर से सरकारी पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा। इस दौरान नागरिकों को सरल सेवाओं, परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं, आधार प्रमाणीकरण सेवाओं आदि सहित कुछ ऑनलाइन सेवाओं में अस्थायी रूप से व्यवधान होगा और सरकारी सेवाएं 25 जनवरी को रात 12:01 से लेकर 26 जनवरी को 11:59 तक सीधे या फिर CSC केंद्रों के माध्यम से सुलभ नहीं हो पाएंगी। उन्होंने बताया कि डाटा सेंटर की टीम जल्द ही बाधित सेवाओं को बहाल करने का प्रयास करेगी। इसके चलते लोगों को कुछ परेशानी अवश्य हो सकती है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की तरफ से पहले ही आमजन के लिए यह जानकारी दे दी गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे राज्य में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही जगह जगह कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से इको पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली NCR में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT द्वारा पुराने डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तक की पासिंग सीमा अवधि तय करने के बाद कंडम वाहनों की संख्या में निरंतर यानी लगातार रूप से वृद्धि देखी जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि वाहनों के पुर्जों की रिसाइकलिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। जनता को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं के लिए कौशल व रोजगार उपलब्ध कराने वाले 10 ऐसे उद्योगों को 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज दस्तावेज भी नहीं है। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इसी सूची का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहाँ अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसमें बताया गया है कि भारत नहीं चाहता है कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध प्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मैक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने को लेकर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जारी करता है। उनके यह आदेश कानून बन जाता है, जिससे कि कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होती है। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती जरूर दी जा सकती है। ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। देश में अवैध एंट्री को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद से ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। हालांकि ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि यह केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के बाद अमेरिका में जन्मे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की आने वाली पीढ़ी इसके दायरे में होगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के राज्यों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 14 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोनों राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। उधर दिल्ली में आज से एक हफ्ते तक कोहरे के साथ साथ आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में बर्फबारी होगी, जिससे कि तापमान और गिरेगा। वहीं दिल्ली में धुंध और कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। कल यानी 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ट्राई ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे टेलीकॉम यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इस नियम के तहत आप अपने अकाउंट में मिनिमम प्रीपेड बैलेंस रखकर अपने सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। ये मिनिमम प्रीपेड बैलेंस सिर्फ 20 रुपए होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं तो 90 दिनों के बाद भी आपका नंबर एक्टिव रहेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने ऑटोमेटिक नंबर रिटेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ये स्कीम सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर लागू होगी, यानी आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल चाहे कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, आपको ये सुविधा मिलेगी। बता दें कि अब तक लोगों को सिम बंद होने के डर से महंगे रिचार्ज प्लान्स लेने पड़ते थे, लेकिन अब ट्राई ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों को ये नया नियम मानना होगा। महंगे रिचार्ज को भूलकर अब आप सिर्फ 20 रुपए में पूरे 4 महीने तक आपका सिम चालू रहेगा। यह नियम खासतौर पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल यूजर्स के लिए लागू होगा। ट्राई ने यूजर्स के लिए 15 दिनों की मोहलत यानी ग्रेस पीरियड भी रखी है। इसका मतलब है कि अगर आप इन 120 दिनों के बाद भी अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर रिचार्ज करवा सकते हैं। ट्राई ने भारत के 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि वे 23 जनवरी 2024 से कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान लॉन्च करें। टीवीएस मोटर ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी जुपिटर सीएनजी स्कूटर का कॉन्सेप्ट मॉडल शोकेस किया है। जुपिटर सीएनजी दुनिया का पहला सीएनजी स्कूटर है। स्कूटर सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चल सकती है। यह स्कूटर 1 किलोग्राम सीएनजी में 84 किलोमीटर चल सकती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों के साथ यह स्कूटर 226 किलोमीटर तक रेंज देगी। इसकी सीट के नीचे एक सीएनजी सिलेंडर लगाया गया है। इसमें 1.4 kg गैस आ सकती है। स्कूटर में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी है। जुपिटर सीएनजी स्कूटर में सेमी डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले, यूएसबी चार्जर और स्टार्ट स्टॉप टेक जैसे फीचर्स मिलेंगे। स्कूटर को 125 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ उतारा गया है, जो कि 7.2 एचपी की पावर और 9.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जुपिटर सीएनजी स्कूटर की टॉप स्पीड 80.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सीएनजी स्कूटर की लॉन्चिंग डेट और कीमत कंपनी ने अभी रिवील नहीं की है। सीएनजी मॉडल की कीमत पेट्रोल ऑपरेटेड जुपिटर 125 के प्राइस के बराबर हो सकती है। जुपिटर 125 की कीमत की बात करें तो 79,540 रुपए से लेकर 90,721 रुपए एक शोरूम के बीच है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1235 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 75,838 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 320 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,024 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के बाद जोमेटो के शेयर में 10.92% की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयर ज्यादा गिरे हैं। बाजार में गिरावट के 3 प्रमुख कारणों की बात करें तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तो वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में कई कंपनियों के कमजोर नतीजे भी आए हैं और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जोमेटो और एसबीआई ने बाजार को नीचे गिराया, जबकि एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश की। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 108 रुपए बढ़कर 79,453 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 333 रुपए बढ़कर 90,533 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,650 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 81,380 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।